नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का सेट नंबर 24। इससे पहले हम लोगों ने 23 सेट देखे हैं, पूरे अच्छे तरीके से, पूरे विस्तार से देखे हैं, और उसी के क्रम में हम लोग आज अगला सेट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं आज का पहला प्रश्न से। और प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है। तो द्वितीय सबसे बड़ी बेसिन कौन सी है? कृष्णा बेसिन, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी बेसिन? कृष्णा बेसिन। अच्छा, आप लोग बताएं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा, ताप्ती, महानदी। अच्छा, आप लोग बताएं, कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है? तो कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और माही। जो नदियां अरब सागर में गिरती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। अच्छा, आप लोग बताएं, गोदावरी की बात हुआ तो गोदावरी की सहायक नदियां के बारे में बताएं। गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं पेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजिरा, सबरी और वैनगंगा। ये सारे गोदावरी की सहायक नदियां हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? तो ये कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में है। अच्छा, आप लोग बताएं, विश्व के ग्लोब के निर्माता कौन थे? विश्व के ग्लोब के निर्माता कौन थे? मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम थे, मार्टिन बेहम थे। अच्छा, विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो एनेग्जी मेंडर ने। एनेग्जी मेंडर ने विश्व का मानचित्र का निर्माण किया था। अच्छा, आप लोग बताएं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। अच्छा, भूगोल, तो भूगोल के पिता या भूगोल के जनक किसे कहते हैं? तो भूगोल के जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को। किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। फसलों की कौन सी बीमारियां हैं? ब्लैक रस्ट रोग, कल भी हम लोग देखे हैं। ब्लैक रस्ट रोग किस में है? गेहूं में। स्टेम रोड, स्टेम रोड किस में है? तो ये आलू में है। किस में? आलू में है। अच्छा, वाइट रस्ट, वाइट रस्ट किस में है? सरसों में। और अर्ली ब्लाइट ये किस में है? चावल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी। ब्लैक रस्ट रोग गेहूं में, स्टेम रड आलू में, वाइट रस्ट सरसों में और अर्ली ब्लाइट चावल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? देख लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड, ये सारे खगोलीय पिंड हैं। ये सारे क्या हैं? खगोलीय पिंड हैं। अच्छा, आप लोग बताएं, ब्रह्मांड का उत्पत्ति का बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। अच्छा, ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अच्छा, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों के गति के नियम दिया था केपलर ने। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। केपलर ने दिया था। अच्छा, आप लोग बताएं, किसने कहा था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है? किसने कहा था? तो ये टोल्मी ने नियम दिया था। टोल्मी ने कहा था कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है। और कोपरनिकस ने और कोपरनिकस ने निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड, ये सारे खगोलीय पिंड है। ये सारे खगोलीय पिंड है। अच्छा, आप लोग बताएं, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। किसने? जॉर्ज
लेमन तैयर ने दिया था। अच्छा आप लोग बताएं, किसने कहा था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है? सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। किसने कहा था? कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। अच्छा, ग्रहों के गति के नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। आप लोग बताएं, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उसके ताप पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोडनाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी पहाड़ी पर यह स्थित है। अच्छा आप लोग बताएं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। कौन सी है? अनाईमुदी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर। यह अन्नामलाई पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? अन्नामलाई पर। अच्छा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो नीलगिरी पर है, डोडा बेटा। कौन सा है? डोडा बेटा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कितना है? 2637 मीटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो हम लोग जानते हैं कौन सा स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? 7वें स्थान पर। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर क्षेत्रफल में रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथा पर अमेरिका, पांचवें पर ब्राजील, और छठे पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पर हमारा देश भारत है। याद रखेंगे। अब भारत के बाद ब्राजील है। अच्छा आप लोग बताएं, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना? 2.42% है। जनसंख्या में भारत दूसरे नंबर पर है। जनसंख्या में भारत दूसरे नंबर पर है। अब पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में निवास करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए, थार मरुस्थल, जो इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान में फैला। गोबी मरुस्थल, ये मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है। मंगोलिया और चीन में फैला हुआ। मंगोलिया और चीन में फैला हुआ। तकला मकान, ये चीन में फैला हुआ है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। अच्छा आप लोग बताएं, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में है। अच्छा, काराकुम मरुस्थल, ये एग्जाम में आया हुआ। काराकुम मरुस्थल किस देश में है? तो तुर्कमेनिस्तान में है। किस में है? तुर्कमेनिस्तान में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, किस क्षेत्र का है? तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वंश से जुड़े आधारभूत, कृषि वंश क्षेत्र से जुड़े आधारभूत आते हैं। अच्छा, द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र में सेवा, जहां सेवा प्रदान की जाती है, जैसे परिवहन, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सारे तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना? तो किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना? थॉमस पेन ने। ऑप्शन नंबर बी, थॉमस पेन के अनुसार राज्य जो है एक बुराई में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है वह कहलाता है मुख्य ऋण दर। ऑप्शन नंबर सी, मुख्य ऋण दर। अच्छा आप लोग बताएं, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्या होता है? तो रेपो दर क्या होता है आप लोग बताएं? तो रेपो दर होता है आरबीआई द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों को जो कर्ज दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेपो दर। जिस दर पर
कर्ज देता है उसे कहते हैं रेपो दर। और रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं? तो रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं? बैंक जो धन आरबीआई में जमा किया है, आरबीआई जो उसका ब्याज देता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रेणुका झील किस राज्य में है? रेणुका झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए आप लोग बताएं, भारत का वह कौन सा झील है जहां नौकायान प्रतियोगिता होता है? तो वेम्बनाड झील। कौन सा? वेम्बनाड झील। कहाँ है? केरल में। इसी पर भारत का सबसे छोटा NH भी है, NH47A। NH47A कहाँ पर स्थित है? ये वेम्बनाड झील के पास स्थित है। अच्छा आप लोग बताएं, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। अनंतनाग और शेषनाग झील। अनंतनाग और शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थे उसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके 7 सदस्य कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर। उसके बाद एन गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव जो BL मित्र के जगह पर, और DP खेतान। ये 7 सदस्य थे। DP खेतान TT के निधन के बाद बने थे। तो अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और DP खेतान। ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? बहुत बार हम लोग समवर्ती सूची देख चुके हैं। तो समवर्ती सूची का विषय है विवाह तथा तलाक। समवर्ती सूची में आते हैं। तो आप लोग बताएं समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में अभी 52 विषय हैं। पहले 47 विषय थे। पहले कितने विषय थे? 47 विषय थे। दीवानी फौजदारी कानून ये समवर्ती सूची के अंतर्गत। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत। बिजली, समाचार, वन ये सारे किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? पहले 97 थे, अभी 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं। पहले 66 थे। कितने थे? 66 थे। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो संसद के सचिवालय से संबंधित अनुच्छेद 98। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा 99 में क्या है? 99 में क्या है? तो 99 कहता है संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य शपथ ग्रहण करेगा। उसके शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा है। अच्छा अनुच्छेद 100 में क्या है? तो गणपूर्ति, सदन के गणपूर्ति की चर्चा अनुच्छेद 100 में है। और निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष उसके अध्यक्ष देंगे। अच्छा अनुच्छेद 101 में क्या है? तो अनुच्छेद 101 कहता है कि एक व्यक्ति दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। और अनुच्छेद 112 बजट जिसे वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विवरण कहते हैं, अनुच्छेद 112 में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है देख लेते हैं। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई। बिल्कुल हुई। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी सही है। और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। सबसे उम्र दराज व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। कौन बने थे? राजीव गांधी। अच्छा आप लोग बताएं सबसे अधिक कार्यकाल किस
प्रधानमंत्री का रहा? तो नेहरू जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का। और सबसे कम किनका रहा? अटल बिहारी वाजपेयी का, 13 दिन। अच्छा आप लोग बताएं, पद ग्रहण, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, वो कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? तो एच.डी. देवगौड़ा। कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो हम लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन जो 1969 को हुआ था। अच्छा, 8वीं अनुसूची में जब संविधान बना था तो उसमें कितने भाषा थे? तो उसमें 14 भाषा थे। कितने भाषा थे? अभी कितने भाषा है? 22 भाषा है। कितने भाषा हैं? 22 भाषा। तो पहला जो 21वां संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया तो 15 हो गए। कितना हो गए? 15 हो गए। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें नेपाली, मैथिली और कोंकण ये 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 18 हो गए। कितना हो गए? 18 हो गए। उसके बाद फिर हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 में, जिसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो ये 4 भाषा जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। तो 18 4 22 और कितने भाषा हो गए? तो 22 भाषा हो गए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 89, अनुच्छेद आर्टिकल 89। अच्छा आप लोग बताएं, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में क्या चीज़ का वर्णन है? तो अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने और उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन। किसमें है? 74 में। अनुच्छेद 79 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा है, संसद का गठन का। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का, अनुच्छेद 80 राज्यसभा से, और 81 लोकसभा, 81 लोकसभा। अच्छा आप लोग बताएं, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती? 250। अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। और लोकसभा में 550। लोकसभा में 550। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया? तो किस राज्य में किया गया था? केरल में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 केरल में। केरल के विधानसभा चुनाव में जो 1982 में हुआ था, उसमें पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। अच्छा, भारत में ईवीएम का आविष्कार किसने किया था? एम.बी. हनीफा। किसने किया था? एम.बी. हनीफा ने किया था। अच्छा आप लोग बताएं, ईवीएम से पूरा चुनाव कराने वाला, किसी राज्य का पूरा चुनाव कराने वाला राज्य कौन सा था? तो गोवा। गोवा में पहली बार सारे चुनाव ईवीएम से कराए गए थे। अच्छा आप लोग बताएं, वीवीपैट जो जिसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसका प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो इसका प्रयोग पहली बार नागालैंड के चुनाव में किया गया था, जो 2013 के नागालैंड चुनाव में पहली बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। और प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होगा? तो कम से कम कितना होना चाहिए? तो 40 से कम नहीं होना है। अच्छा आप लोग बताएं, विधान परिषद का गठन या विघटन अनुच्छेद 169 में है। किस में है? अनुच्छेद 169 में। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। अच्छा आप लोग बताएं, विधान परिषद के सदस्यों का जो संख्या है वह विधानसभा सदस्यों
कि 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। किससे अधिक नहीं हो सकता है? 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। अच्छा, विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो किनका हुआ? औरंगजेब का। किनका हुआ? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार 31 जुलाई 1658 में हुआ, हड़बड़ी में जल्दीबाजी में कर लिया था। और दूसरी बार हुआ था 5 जून 1659 में, 5 जून 1659 में। अच्छा, औरंगजेब के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी, जो सभी मुगल सम्राटों में सबसे अधिक था। अच्छा, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच 3 युद्ध हुआ। एक हुआ था धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध कब हुआ? धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ, जिसमें दारा सिकोह की हार हुई। दारा सिकोह की हार हुई। उसके बाद फिर सामूगढ़ में युद्ध हुआ। सामूगढ़ युद्ध जो 29 मई 1658 में हुआ, उसमें फिर दारा सिकोह हार गए। तीसरा युद्ध हुआ देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध मार्च 1659 में। इसमें भी दारा सिकोह हार गया और अंत में अगस्त में दारा सिकोह को मृत्युदंड दे दिया गया था। अच्छा, आप लोग बताएं, औरंगजेब के द्वारा शाहजहां को बंदी बना के कहाँ रखा गया था? तो औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था। किसमें? आगरा के किले में कैद करके रखा था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 66 में। कब? 66 में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। देख लेते हैं। अकबर आईने 10 साला अकबर मोहम्मद बिन तुगलक, प्रतीक मुद्रा जिसे सांकेतिक मुद्रा भी कहते हैं। उसके बाद है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ये चहलगामी अमीर और शेरशाह सड़के आजम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा बीरसाल के महल में 1542 ईस्वी में। राजा बीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। कहाँ हुआ था? कालानौर में 1556 में। 1556 में अकबर नगाड़ा बजाता था। अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा बजाता था। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ था महाराणा प्रताप से, तो उस चीज़ में महाराणा प्रताप की हार हुई थी। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेचक। घोड़े के नाम तो चेतक था। तो आप लोग बताएं, हाथी का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। 4 बाग बनाने की परंपरा का शुरुआत अकबर को जाता है। किसको? अकबर को जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निम्न में से कौन पुर्तगाली नहीं था? तो कौन पुर्तगाली नहीं था? निकोली कोटी। निकोली कोटी ये पुर्तगाली नहीं था। अच्छा, आप लोग बताएं, ये इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। निकोली काटी किसके समय में आया था? तो देवराय प्रथम के समय आया था। किसके समय में? प्रथम के समय में आया था। द्वितीय के समय कौन सा आया था? द्वितीय के समय कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था? देवराय द्वितीय के समय में आया था। नूनिज किसके समय आया था? तो अच्युत राय। नूनिज किसके समय आया था? अच्युत राय के समय में आया था। और डोइंग पायस और बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं है वाला टर्म आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। बिल्कुल सही। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। ये भी सही। जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं थी। ये भी सही। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये गलत है।
ऑप्शन नंबर डी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ नहीं थे, कौन थे? अरिस्टेनेमी थे। कौन थे? अरिस्टेनेमी थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मगध महाजनपद की राजधानी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, राजगृह। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ राजधानी थी? पंचाल की राजधानी अहिछत्र, पंचाल की राजधानी अहिछत्र। चेदी की राजधानी शक्तिमती, चेदी की राजधानी शक्तिमती। अस्मक का पोर्टल, अस्मक का पोर्टल या पोटली जो गोदावरी नदी के किनारे था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद गांधार का तक्षशिला जो पाकिस्तान में था। अच्छा बताएं, ये जो महाजनपद है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हम लोगों को अगुंतर निकाय से मिलती है। कहाँ से? अगुंतर निकाय से। चलिए आगे। प्रमुख सैंधव स्थल चनहुदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो चनहुदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? जिसके अंत में दड़ो है, जैसे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भी किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा जिसकी खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया, दयाराम साहनी ने किया था। ये रावी नदी के किनारे है। मादर, मादर के किनारे कौन सा? तो मादर के किनारे कौन सा शहर था? तो रंगपुर, रंगपुर मादर के किनारे था, जिसके खोज करता थे रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। रोपड़ जो पंजाब में है सतलज नदी के किनारे है, जिसके खोज करता थे यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है ऋग्वेद में परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया है। किसके लिए? यानी ना मारने वाला जंतु, ना मारने वाला जीव, कौन सा? गाय। गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया। अच्छा बताएं, नदियों के प्राचीन नाम ऋग्वेद में रावी नदी को क्या कहा जाता था? रावी नदी को परुष्णी कहा जाता था। क्या कहा जाता? परुष्णी कहा जाता। सतलज को कहा जाता था? सदूत्री कहा जाता था, सदूत्री कहा जाता था। अच्छा व्यास को क्या कहा जाता था? व्यास को विपाशा कहा जाता था। क्या कहा जाता? विपाशा कहा जाता। और गंडक को क्या कहा जाता? सदानीरा, गंडक को सदानीरा कहा जाता था। चिनाब को अस्कनी कहा जाता था, चिनाब को अस्कनी कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न है प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा, तो वो सोम प्रकाश था। क्या था? सोम प्रकाश पत्र पहला पत्र था जो राजनीति से जुड़ा था। सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? द्वारकानाथ विद्याभूषण, द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके संपादक थे। समाचार दर्पण, तो आप लोग बताएं समाचार दर्पण के संपादक कौन थे? तो विलियम कैरी। कौन थे? विलियम कैरी इसके संपादक थे। विलियम कैरी। बंगाली, बंगाली के संपादक थे गिरीश चंद्र घोष, गिरीश चंद्र घोष थे। और बंगाल गजट, बंगाल गजट जो पहला समाचार पत्र था जेम्स अंगस्ट्रम हिक्की, जेम्स हिक्की इसके संपादक थे। 1780 में इसका संपादक हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई, तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा हुआ। तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा, तो ये घोषणा हुआ था कि स्वाधीनता दिवस हम लोग कब मनाएंगे? 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। नमक सत्याग्रह हम लोग जानते हैं 12 मार्च 1930 को हुआ। सभी नए अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह के खत्म होने के दिन यानी 6 अप्रैल 1930 को हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 12 नवंबर 1930 को हुआ। तो पता चल रहा है कि सबसे पहले क्या हुआ? स्वाधीनता दिवस की घोषणा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था? 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये 17 नवंबर 1932 को हुआ, 17 नवंबर 1932 को हुआ। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने
निम्न में से किसे भारत का उद्धारक की संज्ञा दी? तो लॉर्ड रिपन को। किसे? लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा। अच्छा बताइए, लॉर्ड रिपन, इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय 1881 में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू हुआ और इन्हीं के समय में 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन ने लगाया था, इन्होंने रद्द किया था। अच्छा, आप लोग बताएं हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा था? तो एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर ए। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा होता है? तो ये किस श्रेणी में जुड़ा होता है? समानांतर श्रेणी में। किस श्रेणी में? समानांतर श्रेणी में। ये समानांतर श्रेणी में जुड़ा होता है। और श्री श्रेणी, यहाँ बल्ब लगा दिए, यहाँ बल्ब लगा दिए, तो श्री श्रेणी में लास्ट में जो रहेंगे वहाँ वोल्टेज कम पहुँचेंगे और समानांतर श्रेणी में सभी जगह समान मात्रा में वोल्टेज उपलब्ध होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा ये बताओ, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाए जाते हैं? तो टमाटर और पालक में। टमाटर और पालक में क्या पाए जाते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किस में पाए जाते हैं? तो बिच्छू और चींटी के डंक में। कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? बिच्छू और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल खट्टे चीज में, नींबू संतरा में। नींबू संतरा में क्या पाए जाते हैं? साइट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में पाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो निम्न तापी इंजनों का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। किस में किया जाता है? रॉकेट में किया जाता है। उच्च तापी इंजन का प्रयोग करने पे उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए हम लोग एक्स किरण का प्रयोग करते हैं, जिसकी आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। किसने किया था? रोंटगन ने। दृश्य किरण वस्तु को देखने में उपयोग किया जाता है, न्यूटन ने इसका खोज किया था। यूव है अल्ट्रावाइलेट, इसका खोज किसने किया था? रिटर ने किया था। सेकाई में इसका प्रयोग किया जाता है, बैक्टीरिया को नष्ट करने में इसका प्रयोग होता है। गामा किरण पॉल विलार्ड ने इसका खोज किया था, जिसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। जिसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? तो जैव विविधता में सबसे अधिक संकट होता है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो विद्युत घंटी में लेक लांसे सेल। ऑप्शन नंबर बी। किसका प्रयोग होता है? लेक लांसे सेल का प्रयोग होता है। टेलीफोन में भी इसी का प्रयोग होता है। टेलीफोन में भी कौन सेल का प्रयोग होता है? लेक लांसे सेल का प्रयोग। वोल्टीय सेल, इसका आविष्कार किसने किया था? तो वोल्टा ने। किसने किया था? वोल्टीय सेल का आविष्कार वोल्टा ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन समांग मिश्रण के उदाहरण नहीं है? तो समांग मिश्रण का उदाहरण कौन नहीं है? तो कुहासा। कौन सा नहीं है? कुहासा। दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, एक समांग मिश्रण और एक होते हैं विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण क्या होता है? निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने को हम लोग क्या कहते हैं? समांग मिश्रण। जैसे चीनी का घोल या हवा या नमक का घोल, ये क्या हुआ? समांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण और निश्चित अनुपात में जो अवयव मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विषमांग मिश्रण। जैसे कुहासा हो गया, बारूद हो गया। कुहासा, बारूद, ये सारे किस में आते हैं? विषमांग मिश्रण में आते हैं।
प्रश्न है किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। कितनी? 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा आप लोग बताएं परमाणु का खोज किसने किया? तो परमाणु का खोज किसने किया? डाल्टन ने। किसने किया था? डाल्टन ने। अब परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24। इससे एक क्वेश्चन आते ही हैं, हर एक एग्जाम में लगभग इससे एक प्रश्न आते हैं, तो इससे आने वाले सारे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। कोबाल्ट 60, इसका प्रयोग हम लोग रक्त कैंसर नियंत्रण में करते हैं। रक्त कैंसर के में इसका प्रयोग करते हैं। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में। आर्सेनिक 74 का प्रयोग हम लोग ट्यूमर का पता लगाने के लिए। पोटेशियम में फास्फोरस 32, फास्फोरस 32 का प्रयोग हम लोग ल्यूकेमिया के उपचार में किस में करते हैं? ल्यूकेमिया के उपचार में करते हैं। आयोडीन 131, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में इसका उपयोग होता है। थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में इसका उपयोग होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। किसका? आयनन ऊर्जा का। इसे आप लोग अच्छा से देख ले। इससे भी एक प्रश्न आते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं यानी इधर से इधर जाने पे क्या बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने में, तो बढ़ने वाला देख लेते हैं। दोनों में अपोजिट का अंतर है, जो इधर बढ़ेगा वो इधर घटेगा। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने में आयनन ऊर्जा बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन प्रीति बढ़ेगा। ये तीन चीज बढ़ेगा और घटेगा क्या क्या? तो घटेगा क्या क्या? तो विद्युत धनात्मकता और परमाणु का आकार घटता है और आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन प्रीति बढ़ता है जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं। उसी का जस्ट अपोजिट जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये दोनों बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता और परमाणु का आकार बढ़ेगा और ये तीनों घटेगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाले सोडे को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी NaCl। इसे साधारण नमक कहते हैं। साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोवन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? धोवन सोडा कहते हैं। NaOH, इसे कास्टिंग सोडा कहते हैं। इसे कास्टिंग सोडा कहते हैं, जिसका उपयोग साबुन या पेट्रोलियम या दवा बनाने में किया जाता है। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये क्या होता है? तो इसका उपयोग चूना पोतने में जो हम लोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और चमड़ा के ऊपर से बाल साफ करने में ये CaOH का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन कल हमने देखा है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। और ये CnH2n ये किसका होता है? ये एल्कीन का होता है। किसका होता है? एल्कीन का होता है। और CnH2n ये किसका होता है? ये अल्काइन का होता है। ये अल्काइन का फॉर्मूला होता है। अच्छा आप लोग बताएं बेंजीन का फॉर्मूला तो C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। ये सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। कौन कौन? तो एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त, और एल्केन ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं। क्रायोलाइट किस धातु का यक्ष है? तो क्रायोलाइट किसका यक्ष है? एल्युमिनियम का। किसका यक्ष है? एल्युमिनियम का यक्ष है। अच्छा, एल्युमिनियम के और यक्ष के बारे में बताओ आप लोग। तो बॉक्साइड कोरंडम, एल्यूनाइट, ये किसके अयस्क हैं? ये अल्युमिनियम के अयस्क हैं।
आप लोग बताइए मैग्नीशियम के अयस्क। तो मैग्नीशियम के अयस्क आप लोग बताएं, डोलोमाइट, डोलोमाइट, इप्सम सॉल्ट, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, ये मैग्नीशियम के अयस्क हैं। अच्छा आप लोग बताएं यूरेनियम के अयस्क। तो यूरेनियम के 2 अयस्क कौन कौन? कार्नेलाइट, यूरेनियम के अयस्क। तो यूरेनियम का अयस्क हो जाएगा पिंच ब्लेड और कार्नेटाइट, कार्नेलाइट नहीं कार्नेटाइट इसके अयस्क है, कार्नेलाइट मैग्नीशियम के, और पोटेशियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के कार्नेलाइट हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? तो कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन गोल्जी काय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। तो बताएं गोल्जी काय की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था कैमिली गोल्जी ने। किसने किया था? कैमिली गोल्जी ने। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, जिसका नामांकन किया था रॉबर्ट ने। राइबोसोम का नामांकन किया था रॉबर्ट ने और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जिसकी खोज किया था ऑल्टमैन ने। किसने किया था? ऑल्टमैन ने किया था। और ये लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। डी डुपे ने इसका खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? तो आरएनए के संबंध में कौन सही है देख लेते हैं। इसमें राइबोसोम नामक शर्करा होती है, बिल्कुल होती। इसमें बेस थायमिन की जगह यूरासिल आता है, ये भी सही है। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों पाया जाता है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा आप लोग बताएं प्रोटीन बनने की सबसे अंतिम क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रोटीन बनने की सबसे अंतिम क्रिया कहलाती है ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न वर्णी लवक से संबंधित है। चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? यानी चुकंदर का लाल होना किस वर्णी लवक के कारण लाल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीटानीन, ऑप्शन नंबर सी, बीटानीन। लाइकोपेन के कारण टमाटर लाल होते हैं। लाइकोपेन के कारण टमाटर लाल होते हैं। केरोटीन के कारण गाजर लाल होते हैं। केरोटीन के कारण गाजर लाल होते हैं। अच्छा बताओ किसके कारण मिर्च लाल होते हैं? तो किसके कारण? तो कैप्सीथेनिन के कारण मिर्च लाल होते हैं। अच्छा फलों का पीला रंग किसके कारण होते हैं? तो फलों का पीला रंग किसके कारण? जेंथोफिल के कारण। किसके कारण? जेंथोफिल के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा, इस तीनों में असूत्री विभाजन हो। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के असूत्री देख लिए, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन इसमें जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा, ये सारे में, यीस्ट, शैवाल, ये सारे में क्या होते हैं? असूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन छिपकली का पूंछ कट के फिर पूछा जाना तो वो किस में आते हैं? समसूत्री विभाजन। जैसे हाथ पैर में चोट लग जाना, टूट फूट जाना और फिर वो ठीक होना, कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में विभाजन होता है, ये इसे जनन कोशिका में विभाजन होता है। इसके द्वारा पुत्र का जो निर्माण होता है, इसी के द्वारा इसमें 22 क्रोमोसोम मेल से 22 फीमेल से लेके इसका निर्माण होता है। तो उसमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। जनन के समय में अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? तो फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? तो ये ताप विद्युत संयंत्र से, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा आप लोग बताएं एसिड रेन किसे कहते हैं? एसिड रेन SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है
चार्नोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? तो चार्नोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना। चार्नोबिल कहाँ है? ये यूक्रेन में है। कहाँ है? यूक्रेन। अभी हाईलाइटेड है, क्वेश्चन यूक्रेन से एक ना एक एग्जाम में आएंगे ही। चार्नोबिल कहाँ है? यूक्रेन में है। अच्छा, आप लोग बताएं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइड और ड्यूटेरियम यानी भारी जल का प्रयोग होता है। और नियंत्रक के रूप में बोरोन के छड़ का प्रयोग होता है। नियंत्रक के रूप में बोरोन का छड़ का प्रयोग होता है। ये था 50 प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, सारे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो क्वेश्चन के अलावा जो भी आपको बताए जाते हैं, अगर आपके पास बुक हो तो पेंसिल से कम वहाँ साइड में लिखते चलेंगे। अगर कॉपी में नहीं लिखते हैं तब फिर रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी होगी। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।